अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद का तो एक दफ़ा दोबारा से आपको अपने YouTube चैनल बिलाल उमर टीवी पर और एडोब फोटोशॉप CS6 की क्लास नंबर 2 के अंदर इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल टूल और लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूल के बारे में, वर्टिकल लाइन के बारे में कि आप किस तरह से उनको क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 2 को और देखते हैं कि ये हमारे किस काम आ सकती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 को। तो यहाँ पर दूसरी क्लास का बाकायदा तौर पे हम लोग आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अपने टूल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको इंट्रो के अंदर बताया था, रेक्टेंगुलर टूल को, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो एक से ज़्यादा मुझे यहाँ पर टूल नज़र आते हैं। ये तमाम जितने भी टूल आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पर एरो का ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ पर देखा कि जूम के ऊपर रहते हुए यहाँ पर जूम के टूल पर और यहाँ पर मूव टूल पर आपको किसी भी किस्म का एरो नज़र नहीं आ रहा है, जो इस बात का इंडिकेट यानी कि ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर मजीद टूल मौजूद नहीं है। लेकिन बाकी तमाम टूल्स को आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम के अंदर आपको एरो के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे सिलेक्शन बनाएंगे तो अगर यहाँ पर एक से दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो आपकी पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन चाहें तो ख़ुद से भी ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रहता हुआ आपने राइट क्लिक करना है, डी सेलेक्ट पे क्लिक करना है तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल Z करते हैं तो यहाँ पर दोबारा आपकी सिलेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल अल्टर Z करते हैं तो एक से ज़्यादा मरतबा अंडू करने के लिए आपने हमेशा जो है कंट्रोल अल्टर Z का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। और अगर आप शॉर्टकट की के ज़रिए सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल D का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर कंट्रोल D जो है वो सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्शन आपने बनाई हुई है तो आपने शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल D जिसको कहा जाता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनली तौर पर काम करते हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी कंट्रोल D दबाना है तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम लोग एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो हमारी पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिलेक्शन को बनाने के बाद हमारी दूसरी सिलेक्शन भी, पहली वाली सिलेक्शन भी हमारे कैनवस के ऊपर मौजूद रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर 4 जो ऑप्शन प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। जो सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद दूसरी आप सिलेक्शन बनाएंगे तो पहली वाली सिलेक्शन आपके सामने अपेयर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दूसरे से तीसरी और तीसरी से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं अगर आप चाहें तो जितनी सिलेक्शन चाहें बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी तमाम सिलेक्शन आपके सामने ही रहेंगी। ठीक है, इन तमाम सिलेक्शन को हम लोग कंट्रोल D के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं। अब बात है कि ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ। उससे पहले मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर ये जो तीसरा हमारा सबट्रैक्ट के हवाले से कहलाता है कि अगर आप इस सिलेक्शन में से कितना एरिया माइनस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपने कुछ एरिया जो है माइनस करना चाहते हैं तो आपने क्या किया कि उतना एरिया आपने माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे कि एक एरिया जो हमारा माइनस हो चुका है, यानी कि हमारा डिलीट हो चुका है। माइनस या डिलीट आप यही कह सकते हैं, उतना एरिया आपका माइनस हो चुका है। आप चाहें तो जितना एरिया उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का जो ऑप्शन हमारे लिए हमारे इस काम आता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी सिलेक्शन जो है सिर्फ एक लाइन की शेप में ही मौजूद है और यहाँ पर आप चाहें तो और भी मज़ीद इसके अंदर मज़ीद माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्रोल D करके अपनी तमाम सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आखिर में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है उसको समझने से पहले मैं एक आपको यहाँ पर दोबारा से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और अब हम लोग इंटरसेक्ट के ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेक्ट का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी सी एक सिलेक्शन मौजूद है और आप चाहते हैं कि कुछ एक हिस्सा, उसका छोटा सा हिस्सा आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो आपने दोबारा से एक सिलेक्शन बना लेनी है। जितनी आपको सिलेक्शन चाहिए आपने उतनी उसको ड्रैग कर लेनी है। उसके बाद उस हिस्से को आपने छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि बाकी जितनी भी सिलेक्शन थी वो हमारी डिलीट हो गई और उतना एरिया जो हमने इंटरसेक्ट पे क्लिक करने के बाद ड्रैग किया था यानी कि सिलेक्शन बनाई थी वो हमारे सामने सिलेक्शन होकर आ गई है। तो ये तमाम 4 जो प्रॉपर्टी बार हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल में। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है आमतौर पर यहाँ पर मैं न्यू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको मज़ीद चीज़ें बताता चलूँ कि अगर आप सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको A4 पेज नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वाला एरिया के अंदर कलर ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि एरिया, जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल D दबा देता हूँ उतने एरिया के अंदर आपको कलर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उतना एरिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उतने एरिया के अंदर आपका कलर फिल ना हो बल्कि उसके बाहर का एरिया के अंदर कलर फिल हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हम लोग
कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट इन्वर्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो वो एरिया जो आपने सेलेक्ट नहीं किया था, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन जो है वो आउटसाइड पर बन चुकी है। आपने क्या करना है कि दोबारा से कलर करना है। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं यहाँ से, जिस तरह आपको कलर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ब्लू कलर है ये आपका फोरग्राउंड कलर है, नीचे वाला आपका बैकग्राउंड कलर है। कलर फिल करने के लिए वैसे तो आमतौर पर तरीका बकेट का भी होता है। यहाँ जिस तरह मैं एक बकेट ले लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा कलर फिल हो गया। आप चाहे तो ग्रेडियंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप अगर आप कोई फ्रेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ग्रेडियंट कलर को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद एक लाइन जो है आपने ड्रैग की, तो आपके सामने एक फ्रेम जो है आपके सामने बना हुआ आ चुका है। इस फ्रेम के अंदर आप चाहें तो किसी भी तौर पर इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, या आप कहीं अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो ये इमेज बहुत ही बड़ी यानी कि A4 की, आप चाहें तो 4x6 के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो समझाना मेरा मकसद था कि अगर आप आउटसाइड तौर पर अपनी सिलेक्शन के आउटसाइड कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के अंदर चीज़ आती है वो है फेदर। ठीक है, आपने यहाँ पर 50 फेदर होता क्या चीज़ है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। और दोबारा से मैं एक सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ पर मैं फेदर को 50 कर लेता हूँ और जस्ट मैंने इंटर किया। और यहाँ पर जब मैंने सिलेक्शन बनाई तो आप देखेंगे कि इसकी जो जितने भी कॉर्नर हैं उनके अंदर सॉफ्टनेस आ चुकी है। और अब मैं अल्टर बैक स्पेस की मदद से कोई कलर फिल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दोनों कलरों के दरमियान फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो फ़ायदा था वो 50% पे हो गया था, और जिसकी वजह से हमारे कलर के अंदर सॉफ्टनेस आ चुकी है। तो अगर आप चाहें तो अपने कलर के अंदर सॉफ्टनेस भी ला सकते हैं। ये तो मैंने 50% पे किया, आप चाहें तो 50, 25, 20, 10 जितनी भी एज़ पर डिमांड वाली बात है, एज़ यू विश वाली बात है कि आपको जितनी भी सिलेक्शन चाहिए, जितना भी फेदर चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर के अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने फेदर को एक्टिव करना है और उसके बाद उसके अंदर कलर फिल करना है। तो यहाँ से जस्ट मैं 0 कर देता हूँ, इंटर कर देते हैं और अपना कंट्रोल अल्टर जेड की मदद से दोबारा से हम लोग इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो अब बात आती है हमारे कुछ स्टाइल्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी मर्ज़ी चाहूँ मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, जिस एंगल के अंदर चाहूँ मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारा स्टाइल जो है नॉर्मल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप कोई भी फ़िक्स रेशो के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन जो है एक फ़िक्स रेशो के अंदर बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरी सिलेक्शन जो है वो चारों तरफ से एक ही यानी कि विड्थ और हाइट के अंदर बढ़ रही है। तो ये फ़िक्स रेशो जो है आमतौर पर इस मकसद के लिए कहलाता है, यानी कि आप इसके अंदर सिलेक्शन करने में आज़ाद नहीं होंगे। जिस तरह पहले आपने नॉर्मल के अंदर देखा था इस तरीके से आप इसके अंदर आज़ाद नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है कि आप चाहें तो इस फ़िक्स रेशो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर फ़िक्स रेशो के बाद आपके पास फ़िक्स साइज़ है। फ़िक्स साइज़ आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी सिलेक्शन आप बनाना चाहते हैं, एक साइज़ के अंदर बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी साइज़ जो आपके माइंड में मौजूद है आप चाहें तो उस साइज़ के अंदर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर विद और हाइट में पिक्सल के अंदर 1000 रख देता हूँ या 1000 बाय 2000 रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कर दी और यहाँ पर एंटर किया। तो अब मेरी जितनी भी सिलेक्शन है वो एक फिक्स साइज़ के अंदर होगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ देखेंगे कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ उतनी सिलेक्शन हमारे सामने बन के आ जाती है। यानी कि आपने क्या करना है कि जब भी फिक्स साइज़ के अंदर कोई भी आपने सिलेक्शन ली हुई, आपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पर आए और यहाँ पर फिक्स साइज़ को आपने सिलेक्ट किया, तो आपके पहले से ही साइज़ जो दिया होगा आपने उसी को ही क्लिक करके यानी कि उतने ही साइज़ को आपने देख लेना, जितना आपको चाहिए उतना आपने देख लेना। उसके बाद फिक्स साइज़ पे क्लिक करना है और जस्ट आप एक क्लिक पर ही उतनी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल के ऑप्शन बार और मज़ीद चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा वो इलेप्टिकल मार्की टूल है। इलेप्टिकल मार्की टूल आमतौर पर किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आपको मैंने पहले मार्की टूल के अंदर रेक्टेंगुलर के अंदर आपको समझाए थे। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी सिलेक्शन जो है वो ऐड करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी किसी भी किस्म की सिलेक्शन आप क्रिएट कर
सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो हमारा एप्टिकल के अंदर वही तमाम ऑप्शन बार और कुछ और चीज़ें मौजूद हैं। कुछ जो चीज़ें हैं जिनके अंदर फ़र्क मौजूद है मैं आपको बताता चलता हूँ। वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जूम को इंक्रीज़ कर देते हैं। जूम को इंक्रीज़ करने का एक तो तरीका ये है कि आपने आल्टर पर, शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, आल्टर पर आपने क्लिक करना है और अपने माउस में मौजूद सर्कल को आपने घुमाना है तो आपका जूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जस्ट 0 कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज ख़राब ना हो। तो यहाँ पर एंटी एलियास आपको नज़र आ रहा है। एंटी एलियास आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर कोई सिलेक्शन बनाते हैं हम लोग तो उसके दरमियान जितनी भी, अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर कलर करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल D, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको कॉर्नर जो है वो किस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने एंटी एलियास को हमेशा एक्टिव करना ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जस्ट इसको ख़त्म कर देते हैं और दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ से हम लोग इसको एक्टिव कर देते हैं और यहाँ से हम दोबारा अपनी सिलेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आप दोबारा से कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इससे पहले वाले से यह हमारी सिलेक्शन बेहतर है। तो आपने क्या करना है कि एंटी एलियास को हमेशा एक्टिव करना ताकि आपकी सिलेक्शन के अंदर जो किसी भी किस्म की 19-20 का फ़र्क ना आए, यानी कि आपकी सिलेक्शन ख़राब ना हो, क्योंकि कॉर्नर जो है उनके अंदर जो है फ़र्क जो है आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम लोग और मज़ीद चीज़ों को समझ लेते हैं कि एलिप्टिकल टूल और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी वैसे तो तमाम वही ऑप्शन बार मौजूद हैं जो आपने रेक्टेंगुलर के अंदर देखे थे, और इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी चीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप चाहें तो ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है इतना एरिया उसका हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, या कंट्रोल C कर लेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी कॉपी हमारे सामने आ गई है। तो आप चाहें तो एलिप्टिकल टूल को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने एरो की को इस्तेमाल करते हुए इसको सिलेक्ट करते हैं और जस्ट हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इस वक्त कलर इसके अंदर फिल हो चुका है। आप चाहें तो किसी भी इमेज के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उतना एरिया आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई इमेज मौजूद है तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ अपनी जो मेरी मौजूद है यहाँ पर, जस्ट मैं यहाँ पर कोई भी इमेज अपनी ओपन कर लेता हूँ। अगर इमेज के अंदर आप सर्कल के अंदर उसको कटिंग करना चाहते तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि बैनर के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ बैनर जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बैनर होते हैं, उनको कट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है कि एक इलेप्टिकल टूल के ज़रिए एक कटिंग की जाती है। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर जो है वो डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। तो हम लोगों ने कभी भी ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर काम नहीं करना, बल्कि हमने डुप्लीकेट लेयर के ऊपर काम करना है। अब इसकी कटिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कटिंग किस तरह से की जाती है। जिस तरह आपने बैनर के अंदर देखी होगी, तो उसके लिए आपने जस्ट इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, या उससे पहले जो है हम लोग फेदर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फेदर को मैं 50 कर लेता हूँ, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इतना एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैनर के अंदर होता है, तो यहाँ इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट कंट्रोल कट दबा देना है। ठीक है, कंट्रोल कट दबा देना है, और यहाँ इतना देखेंगे कि पिछले वाले एरिया हम लोग तमाम को लेयर को बंद कर लेते हैं, और इसके बाद इतना एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी बैनर के ऑप्शन के बराबर जो हमारी सिलेक्शन हमारे सामने अपेयर हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा होगा बैनर के अंदर आपको इसी की तरह की एक सिलेक्शन नज़र आती है, तो उसकी जो सिलेक्शन की जाती है वो हमारे सामने जो की जाती है वो एलिप्टिकल टूल के ज़रिए की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने आपके सामने एक एलिप्टिकल रो के अंदर एक अपनी इमेज को कट किया जो कि बैनर के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो एलिप्टिकल टूल अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एलिप्टिकल टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप जस्ट बिल्कुल सर्कल क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए आपको शिफ्ट पकड़ कर रखना होगा। यहाँ पर हम लोग शिफ्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारा एक सर्कल मुकम्मल तौर पर सर्कल की पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये सर्कल की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको कुछ ख़ास बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल होती है सिंगल रो मार्की टूल है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट हम लोग इस पर कंट्रोल D कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने यहाँ पर वर्टिकल रो के अंदर एक लाइन क्रिएट हो जाती है। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एडिट के मेन्यू के ऊपर रहते हुए यहाँ पर स्ट्रोक पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो
किसी भी किस्म की इसके अंदर हार्डनेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट ओके कर लेते हैं और जस्ट डिलीट का जस्ट कंट्रोल डी दबाते तो हमारी लाइन एक क्रिएट हो जाती है। इसी तरह आप चाहें तो इस लाइन के अंदर सिंगल कॉलम की रो के अंदर भी आपने जैसे एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाइन आ जाएगी। इसी तरह एडिट के मेन्यू पर जाकर आपने स्ट्रोक पे क्लिक करना और यहाँ से इसकी भी हार्डनेस को बढ़ा देना, विड्थ को बढ़ा देना या हार्डनेस कह दें, हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 50 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं तो हमारे सामने वही लाइन क्रिएट होकर आ जाती है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी लाइन जो वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।